तो ऑल इज वेल में जूनियर बच्चन यानी अभिषेक थे जी 102 नॉट आउट में अमित जी थे। जी। बेटे के साथ काम करना, पिता के साथ काम करना, कैसा आपने मतलब मैनेजमेंट उनको उसको डिफरेंशिएट किया, क्या सिमिलरिटीज है दोनों में? मेरा तो मानना है कि जैसे 5 उंगली होती है 5 सेम नहीं है। कभी कभी बाप बेटे में कुछ सिमिलरिटीज होती है। इन दोनों में सिमिलरिटीज ये है कि दोनों बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। अभिषेक भी इतना बढ़िया सेंसिबल और सेंसिटिव एक्टर है। ही हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, ही हैज अ ग्रेट टाइमिंग, सब कुछ बराबर। और बच्चन साहब तो बच्चन साहब ही है, उनके बारे में हम क्या कहें वैसा है। तो अभिषेक इज ऑल्सो इक्वली, मतलब बहुत ही मजा है। हमने बहुत अच्छा टाइम शिमला में गुजारा है और ही रियली स्टूड बाय मी। इनफैक्ट वो फिल्म में बीच में कोई एक वजह ऐसी थी जो अभी हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, पर हमारी फिल्म 8 महीना बीच में स्टॉल हो गई एंड देन 102 नॉट आउट हैपेंड। 102 नॉट आउट इनफैक्ट मैंने ऑल इज वेल के पहले बच्चन साहब उनको बहुत अच्छी लगी थी फिल्म कि नहीं ये करते ही है। 102 नॉट आउट भी होगी कि नहीं होगी वैसा वाला चक्कर हो गया था। तो मैंने फिर एक्चुअली ऐसा भी एक टाइम आया था कि मैंने बच्चन साहब को एक बार फ़ोन करके ऐसा भी कहा कि बच्चन साहब अगर आप अगर नहीं करना चाह रहे तो मुझे बता दीजिए, मैं ये फिल्म बंद कर दूंगा, पर करूंगा तो आपके साथ ही करूंगा। वो तभी कोलकाता में थे एंड ही वाज शूटिंग सुजय घोष जी की कोई एक फिल्म कर रहे थे। तो मैं उनको कोलकाता जाकर मिला और मैंने उनसे ये बात कही कि अगर आप नहीं करना चाह रहे हो सर, क्योंकि मैं 1-1.5 साल से आपकी वेट कर रहा हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि अभी मेरी एक फिल्म थोड़ी नहीं चली है, ये भी वजह हो सकती है। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात की। 102 नॉट आउट में चिंटू जी का अलग गेटअप था, अमित जी का अलग गेटअप था। डिड विलिंगली डू दिस डिफरेंट लुक? जी, एक्टर्स का हमेशा ये रहता है कि वो लोग अच्छे कंटेंट की, अच्छे कैरेक्टर्स की भूख सबको रहती है और वो दोनों एक्टर ऐसे हैं। चिंटू जी तो अभी नहीं रहे हमारे साथ, पर उनकी भी जो भूख थी, या बच्चन साहब की कि अभी भी जो अच्छे किरदारों का जो एक हंगर रहता है, पैशन रहता है, वो अभी भी उतना ही बरकरार। अभी भी हम कभी भी 3-4 महीने में, 5 महीने में कभी भी बात कर ले तो कहते हैं यार कुछ अच्छा निकालो यार, कुछ अच्छा करना है। मतलब सोचो ही मस्ट बी 81, गजब है। और अभी भी ये भूख है। हमारे ऐसे ऐसे किस्से 102 नॉट आउट के मैं सुनाने बैठूंगा तो एक दो तो बताइए हमें। मतलब एक बार बच्चन साहब का एक सीक्वेंस था जहाँ पे उनको एक बिस्तर पे सोना था और चिंटू जी को लाइट बंद करके चले जाना था। हाँ, सो रहे तो लाइट बंद के मैं सो जाता हूँ, तो शॉट हुआ, लाइट उन्होंने बंद की, वो निकल गए, मैंने ओके कर दिया, पर बच्चन साहब अभी भी सोए हुए हैं। तो हम बोले बच्चन साहब अभी, मेरा जो डीओपी थे लक्ष्मण उतेकर साहब, उन्होंने कहा कि अभी उठे। लक्ष्मण उतेकर थे डीओपी? हाँ, बहुत अच्छा किया था, छावा वाले बहुत बड़े अभी डायरेक्टर हैं और बहुत ही सेंसिबल बंदे हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं लक्ष्मण जी एंड ही इज़ अ ग्रेट गाय। तो उन्होंने कहा कि बच्चन साहब को उठाओ वरना मुझे लाइटिंग करनी है, कैसे करूँगा। अब बच्चन साहब सो रहे, अभी वो तो शॉट था, हमें लगा कि शॉट खत्म होने के बाद वो खड़े होके उठेंगे, तो क्योंकि लाइटिंग हो रही थी, ये सब चीज़ हो रही थी आजू बाजू। तो फिर मैंने जाके उनको कहा कि सर, तो फिर वो ऐसे उठे एंड ही सेड कि यार काफ़ी टाइम के बाद मुझे अच्छी नींद आई यहाँ पर, तो मुझे इतना अच्छा लगा। झपकी आई उनको नींद की? हाँ, पर काफ़ी टाइम से हम लोग वहीं थे और उनका कोई एक्टिंग नहीं था, कोई डायलॉग नहीं बोलना था, कि मैं यार काफ़ी अरसे के बाद में इतना अच्छे से, और वो सेट था फिल्म का, पर उनको इतना घर जैसा लगा होगा माहौल की। अमित जी के जन्मदिन पर क्या कोई आप मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आपका एसोसिएशन भले एक फिल्म का रहा, पर उस एक फिल्म ने आपको बहुत कुछ दिया, ग्रो करने का ऐसा मौका दिया। जी। तो मैं तो हमेशा उनके लिए बहुत प्रार्थना, दुआ जो भी हो सकता है करूँ कि वो स्वस्थ रहे और काम करे और थोड़ा आराम भी करे, क्योंकि वो हमारे पिता समान है। तो मैं कभी कभी उनको कहता भी हूँ। अभिषेक भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो पूरा फैमिली हम लोग बहुत, वैसे देखा जाए तो हम बहुत प्यार से जब भी मिलते हैं तो वो
होती है तो उनके लिए हमेशा दुआ करते हैं कि बहुत ही स्वस्थ रहे, खुश रहे और बहुत बहुत उनको मतलब ईश्वर अभी भी जो उनके अंदर जो अभी भी जो भूख है वो बरकरार रखे, ताकि हम जब भी कुछ अच्छी चीज़ लेकर जाए और हमें कहे कि चलो उमेश शुरू करते हैं। नमस्ते उमेश जी। नमस्ते। रील मीट्स रियल के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे अपने व्यूअर्स को ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हाल फिलहाल में आपकी 2 फिल्में चतुरनार और हीर एक्सप्रेस रिलीज़ हुई है, एक ओटीटी पे, एक थिएट्रिकल। दोनों ओटीटी पे, दोनों थिएट्रिकल रिलीज। तो काफ़ी सारी कंटेम्प्रेरी बातें भी होंगी जी। और आपके साथ मैं अलग से मतलब इसी शो में अमित जी के बारे में भी बात करूंगी जी। उनके जन्मदिन को लेके। सो लेट्स हैव अ चैट। यस, लेट्स बिगिन। उमेश जी, सबसे पहले हम आपके चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में जानना चाहेंगे। वो इसलिए क्योंकि बड़ी उत्सुकता है जानने की, बहुत सारे फिल्म मेकर गुजराती नहीं हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं और आप एक गुजराती सफल फिल्म मेकर है जो फिल्म इंडस्ट्री में आए। तो कैसा रहा आपका बचपन और व्हाट मेड यू टू इनटू द फिल्म्स? बचपन, हाँ, मतलब मैं साउथ बॉम्बे में भुलेश्वर करके एरिया है, वहाँ की एक चौल है, सामुद्री माता मंदिर की चौल है, वहाँ पर मेरी परवरिश, मेरे पहले के जो ज़िंदगी के 12 साल है वो वहाँ गुजरे हैं। तब मेरे दादा दादी भी रहते थे, मम्मी पापा भी थे, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे चाचा चाची, हम सब एक ही 1 रूम किचन में इतने लोग हम वहाँ रहते थे। जो चौल थी ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे और आसपास कहो तो 150 से ज़्यादा मंदिर वाला एरिया भुलेश्वर कहा जाता है, कि जहाँ एक ही लाइक इन 2 किलोमीटर्स रेडियस यू सी 120 to 150 टेम्पल्स, स्मॉल एंड बिग। तो वो माहौल में हम बड़े हुए हैं और सुबह की शुरुआत ही हमारी मंदिर के घंटियों से होती थी, क्योंकि कोई ना कोई मंदिर की टेम्पल की वो बस्ती थी। और तब बहुत अलग था, मतलब टॉयलेट भी बाहर जाना पड़ता था, वैसा वाला माहौल था, पर बहुत मज़ा आता था। मतलब अगर एक बाल कटाने के लिए भी हम सलून में नहीं जाते थे, एक कचरा काका करके थे, वो बिल्डिंग में मतलब चौल में आते थे और हम सब लाइन लगा के खड़े रहते थे, सबके बाल कटते जाते थे और वहीं पर एक कुआं था, वो कुएं पर नहा के फिर घर आते थे। तो वो वाला हमारा रूटीन था। तो बचपन जो है वो बहुत ही मतलब जो कहा जाए कि हम कहते हैं ना कि हमारा जो भी रिफ्लेक्शन होता है जब हम कोई भी कृति बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करता है। तो बहुत सारा श्रेय मेरा वो बचपन जो है वो वहाँ से मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली है। तब उस वक्त कहा जाता था कि वहाँ एक फूल गली थी जहाँ पे फूल मिलते थे, वो फूल गली में संजीव कुमार जी भी एक ज़माने में रहते थे। जी जी। तो बचपन से ही फिल्में देखने का बहुत शौक़ था, पर उस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि हम थिएटर में जाके ही फिल्म देखें। तो उस वक्त गणपति का जो महोत्सव होता था, उस वक्त रास्ते पर पर्दे लगाकर फिल्में दिखाने का बहुत चलन था। अभी नहीं होता है वैसा, पहले बहुत था। तो हमने काफ़ी सारी फिल्में जो है वो रास्ते पर बैठ के, मतलब घर से आपको शायद वो दौर था, अखबार लेके जाना, चटाई बिछो या फिर अखबार बिछाओ और फिर चले जाओ। और पहले सुबह रेकी होती थी कि कौन सी गली में कौन सी पिक्चर है। अच्छा। तो मैंने उस वक्त जंजीर कर, बच्चन साहब की फिल्म थी जंजीर, वो मैंने 8 से 10 बार तो रोड पे ही देखी हुई थी, थिएटर में नहीं देखी थी। वहाँ तो पूरा माहौल जो था वो बहुत उस तरह से था। तो ये जो बचपन की यादें हैं जी, कैसे कनेक्ट हो गई जब आप बड़े हुए, ग्रोथ हुई, और कब वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में एज अ करियर करना है? वो मोमेंट फिर हम लोग मैं सेंटा क्रूज शिफ्ट हुआ। सेंटा क्रूज में मैंने 35 साल गुजारे। तो सेंटा क्रूज में जब था, फिर
जब मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज में इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स जो होती है उसमें मैंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वहाँ हमारे गुरु थे महेंद्र जोशी सर। उनके साथ हमने ड्रामास करने शुरू किए, थिएटर वहाँ से शुरू किया, इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स, फिर अवेतन रंगभूमि जिसे बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल थिएटर जो पृथ्वी में हम करते थे। फिर वहीं पर नीरज वोरा जी से संपर्क हुआ और नीरज वोरा भी हमें प्ले करवाते थे और उनके प्ले में भी काम करते थे। और उनके साथ वो तभी बहुत अच्छे लेखक रंगीला से पॉपुलर हो गए थे, तो उनके साथ मैंने लिखना शुरू किया था उनके असिस्टेंट के तौर पे। तो मैंने काफ़ी फिल्में उनके साथ रहकर मैंने हेरा फेरी, आवारा पागल दीवाना, रोहित शेट्टी साहब की पहली गोलमाल आई वो, ये तेरा घर ये मेरा घर, डोली सजा के रखना, मंसूर खान जी की जोश, अब्बास मस्तान जी की बादशाह, धर्मेश दर्शन जी की मेला, प्रियदर्शन जी की तो काफ़ी फिल्में, हंगामा, मालामाल वीकली, वो काफ़ी फिल्मों में एज अ राइटर मैं नीरज वोरा के साथ लिखता था। तो उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस जो है मेरा बढ़ने लगा। और पैरेलली मेरा थिएटर जो था वो तो चल ही रहा था। थिएटर तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, उस वक्त भी थिएटर कर रहा था, उसमें मैं प्ले लिखता भी था, डायरेक्ट भी करता था, उसमें एक्टिंग भी करता था। तो एज एन एक्टर भी मेरी एक 1994 में यार गद्दार करके एक फिल्म आई थी जिसमें मेरा मुख्य खलनायक का पात्र था, मैं मेन विलन था वो फिल्म में। डेब्यू फिल्म में आपने खलनायक बनने कैसे स्वीकार कर लिया? वो मुझे ऐसा रोल मिला क्योंकि मैंने एक थिएटर में एक प्ले किया था, साइको, जो हिचकॉक की फिल्म थी साइको, उसके ऊपर आधारित थी। तो जो मेन कैरेक्टर था, जो नॉमन बेट्स का कैरेक्टर था, जो वहाँ के बहुत बड़े एक्टर ने परफॉर्म किया था, तो मैंने वो स्टेज पे किया हुआ था प्ले। तो वो प्ले काफ़ी चला नहीं था, पर वो प्ले लोगों की नज़र में आया था और उस वजह से मुझे वो फिल्म मिली थी। ओके। तो वो फिल्म उमेश मेहरा साहब ने डायरेक्ट की थी, ईगल फिल्म्स की, और उसमें उस वक्त मैंने एक्टिंग की थी और मेन विलन था। उस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती दादा और सैफ अली जी हीरो थे। बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म थी। तो पर फिल्म जो उनको जो रिस्पांस मिलना चाहिए वैसा रिस्पांस था नहीं, कमर्शियल सक्सेस नहीं थी, तो स्ट्रगल एज एन एक्टर बढ़ जाती है। फिर मैंने 3-4 और फिल्में भी की, डोली सजा के रखना की, खिलाड़ियों के खिलाड़ी की, किला करके एक फिल्म थी जो दिलीप साहब की आखिरी फिल्म थी वाली। हाँ, तो उसमें भी मैंने किया था काम। पर फिर मुझे लगा कि ये मज़ा नहीं आ रहा है। एक मेन विलन किया था, पर अगर वही दौर मतलब वही तरह का कोई मीटी रोल मिलता तो मैं कर लेता था। पर उस वक्त फिर हीरो के फ्रेंड्स के रोल आने लगे, तो 2-3 किए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। पर फिर मुझे ऐसे भी मैं थिएटर में मैं डायरेक्ट करता ही था, तो फिर मेरा झुकाव एज अ डायरेक्टर, मैंने इतने बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ जो मैंने नाम गिनवाए उनका काम देखा, तो ऑब्जर्व करते करते, ऐसा कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है मेरी, और तो फिर वहाँ से मैंने पिकअप किया और फिर फिल्म बनाना शुरू किया। हाँ उमेश जी, ये जो आप जैसे सेंटा क्रूज में थे, उस दौरान कॉलेज के एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना जी, और एक्टिंग करना और एक्टिंग राइटिंग, इसके बाद आप डायरेक्शन में आए, तो उस वक्त आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही? क्योंकि हर परिवार चाहता है कि उनका बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो, जी, और वहाँ तो सब अनसर्टन होता है, जी, 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 काम मिले तो मिले, नहीं तो नहीं मिले। जी, जी, जी। सो हाउ वाज दैट? दैट पीरियड वाज ऑफ कोर्स, जैसे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, पर माँ बाप को हमेशा से लगता था कि कैसे आगे बढ़ेंगे। सिर्फ माँ बाप नहीं, अगर बाकी के दोस्त भी होते हैं, उनको लगता है कि अरे हम जॉब पे लग गए, हमारा बिजनेस शुरू हो गया, ये अभी भी थिएटर में वो ठेला लेके जा रहा है और कुछ हो नहीं रहा है। तो वो सब चीज़ें बहुत मायने उस वक्त रखती थी। और तो पापा के कहने से मैंने बैंक की एग्ज़ाम भी दी थी कि कहीं बैंक में जॉब मिल जाए। LIC की एजेंसी भी ली थी। तो LIC की एजेंसी लोगों के इंश्योरेंस लेने का भी काम फिर शुरू किया था पैरेलली, पर मुझसे होता नहीं था।
तो उसमें हमारे जो डेवलपमेंट ऑफिसर यू थे, हैड क्रिएटिव माइंड। हाँ, तो जो वहाँ के डेवलपमेंट ऑफिसर थे वही मेरे लिए फिर साल की जो 12 पॉलिसी करनी होती है ज़बरदस्ती, वो कर लेते थे और मैं आगे बढ़ते रहता था, पर फिर भी उसमें इंटरेस्ट नहीं था। एक बीटी इंजीनियरिंग करके एक कंपनी थी, उसमें मैं एज अ सेल्समैन भी था, तो बहुत वज़न उठा के बहुत चलते चलते मैं सब जगह पे वो मशीन बेचने की कोशिश भी करता था। पर वैसे ही था, जब भी टाइम मिले मैं रिहर्सल में भाग के चला जाता था, और जो डेस्टिनी है जो जहाँ लेकर आती, तो माँ बाप को हमेशा से चिंता थी। पर जब आपका पहला काम आता है, लोगों की अप्रिसिएशन मिलती है, कहीं एक जगह पे आप छोटे भी अखबार में अगर छप जाते हो, तो वहाँ से उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा। एंड दे रियली स्टूड बाय मी, आई वुड से, अरे वाह। एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। आई ऑलवेज थैंक देम कि सबके उनके आशीर्वाद होते हैं तब जाके बात बनती है। ऑब्वियसली। तो आपके करियर में कौन सी फिल्म थी जिसने आपको ब्रेक दिया और आगे मामला बढ़ा? वो एज अ डायरेक्टर मैंने यूटीवी की मेरी पहली फिल्म थी ढूंढते रह जाओगे। ढूंढते रह जाओगे फिल्म थी, जिसमें परेश जी थे, कुणाल खेमू थे, सोहा अली थी, सोनू सूद थे, जॉनी लीवर साहब थे, ऑनसम्बल दिलीप जोशी जो अभी तारक मेहता में आ रहे हैं, वो फिल्म में थे। तो ऑनसम्बल कास्ट थी पूरी। तो वो मेरी पहली फिल्म जो थी, जो एज अ डायरेक्टर मेरी यूटीवी की जो है वो पर वो रिलीज़ हुई थी। फिल्म पाने में क्या मुश्किलें आई बहुत आप? मुश्किलें होती है, क्योंकि आपको कोई ऐसे एज अ राइटर जानता है, पर राइटर भी कैसे कि हमने उस वक्त टेलीविज़न भी लिखता था मैं काफ़ी, तो भी फिल्म में थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ रहा था। पर जो सर्कल था फिल्म वालों का, उनको पता था कि ये जो मैंने फिल्मों के आगे नाम गिनवाए, उनमें जो भी एक्टर्स थे, वो एक्टर्स को सबको वैसे पता था कि काफ़ी काम मैंने भी उसमें मेरा योगदान है। जी जी। तो सेंसिबिलिटी वाइज इंडस्ट्री को पता थी कि इसकी सेंसिबिलिटी है, पर उनको ऐसा ब्रेक नहीं मिला है। करेक्ट। और परेश भाई के साथ मैंने इतना थिएटर किया हुआ था, परेश रावल जी के साथ, जी। जैसे नीरज वोरा जी थे वैसे उनके साथ ही फिर मैंने परेश जी के साथ काम शुरू किया। हम्म। तो परेश जी के प्ले में मैं बैक स्टेज भी करता था, रोल भी करता था, और डायरेक्ट भी करता था। तो वो सारी चीज़ें जो थी, तो परेश भाई मेरा काफ़ी मतलब बैकबोन थे। जब मैंने यूटीवी को प्रपोज किया कि मैं फिल्म करूँगा, मैं कर सकता हूँ, तो कहते कि आप एक्टर कौन लेकर आओगे? तो हमने कहा कि परेश रावल जी जो है वो बोर्ड पे है, और कुणाल को मैंने सुनाई थी खेमू को, वो भी मिठी बाई से ही था, वो एनएम से था, पर मिठी बाई एनएम आमने सामने। जी। तो ही ऑल्सो, उनको पता था कि मैं कर सकूँगा। और तभी कुणाल की एक कलयुग करके फिल्म आई थी जो हिट थी, तो उसको भी बहुत अच्छा लगा था वो कैरेक्टर। तो मैं एक्टर्स लेके मैंने कहा कि मेरे पास एक्टर्स भी है, अगर आप लोग फंड करोगे तो मैंने ये रॉनी स्क्रूवाला जी को सुनाई थी, एंड ही लव्ड द नरेशन। ही सेड यार इतना अच्छे से नरेट करोगे अरे वाह। तो कर लो। पहले एक्चुअली ये फिल्म मैंने लिखी थी, मैं उसमें राइटर ही था, तभी प्रहलाद कक्कड़ जी डायरेक्ट करने वाले थे, एड गुरु। एड गुरु जिसको वो बोलते हैं। तो पहले वो डायरेक्ट करने वाले थे, मैं तो उसमें सिर्फ लेखक ही था। पर हमने काफ़ी जगह पे पिच किया था उस वक्त, पर उनकी समय की व्यस्तता बहुत थी वो। और जहाँ भी जाते थे तो मैं नरेशन ऐसे देता था, तो प्रहलाद जी भी उस वक्त कहते थे यार तू बहुत अच्छा नरेट करता है, एक्चुअली तेरा जो कन्विक्शन है ना, यू ओनली शुड डायरेक्ट। सो नाइस तो ऑफ हाँ, हिम। तो मतलब मैं ऐसे नरेट करता था कि एक बार प्रहलाद ने बोला कल क्या कर रहे हो, मैं बोला कुछ नहीं, तो बोला कल एड में तू एक्टिंग कर ले। तो ऐसा नरेशन मेरा था। तो ढूंढते रह जाओगे में वैसे ही पूरी टीम यूटीवी की बैठी थी, और मैंने सबको नरेट किया, और सबको तभी सिद्धार्थ रॉय कपूर जी भी वहाँ थे, विकास बहल जो अभी इतने बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर जी बन गए, जी राइटर जी। हैं, वो यूटीवी की टीम में थे तभी जब भी मैंने अरे नरेशन वाह। दिया था। तो सबको मेरी फिल्म, मेरा जो नरेशन था, कहने का तरीका था, तो बहुत अच्छा लगा था। फिर उन्होंने कहा कि तुम डायरेक्ट कर लोगे। मैंने गिनाया कि मैंने इतनी फिल्मों में सबके साथ काम किया हुआ है, तो बोला कि ठीक है कर लो। और फिर आई थिंक आई वुड गिव क्रेडिट टू गॉड ऑल्सो, बहुत बड़े पैमाने में, कि एक होता है कि ब्लेस्ड हूँ मैं उस तरह से कि
मुझे ऐसा मौका मिला। मतलब मैं course. ऐसा मानता हूँ कि मुझसे और भी बहुत टैलेंटेड लोग होंगे, पर कभी मौका मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वो मैं भगवान का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और ऊपर से आपका परिवार भी फिल्मी नहीं था, नहीं, यू बिल्कुल केम नहीं। ऑल द वे फ्रॉम अ वेरी नॉन फिल्मी बैकग्राउंड। बिल्कुल, बिल्कुल कोई नहीं। आजकल एक कई सालों से ये कहा जा रहा है नेपो किड्स, नेपोटिज्म। नहीं, नहीं उन पर उसमें भी बहुत नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर आप में बात होती है तो ही आप कर पाते हो। अगर मेरा बेटा है, अगर इसको अगर एक्टिंग करनी है, डायरेक्शन करना है, कुछ भी करना है, तो वो लोग उसको नेपो किड कहेंगे, पर उसमें अगर बात होगी तो ही बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी तभी वो आगे तभी बढ़ आगे पाएगा। बढ़ेंगे। अदरवाइज वो ऐसी लोग खामखा उनको भी प्रेशर देते हैं। प्रेशर नहीं देना चाहिए। ऑफ नहीं। कोर्स एक होता है कि आपको इमीडिएट प्लेटफॉर्म मिल जाता है, वहां तक को आपको एक शायद साथ मिल जाता होगा। जी जी, बिल्कुल। तो ढूंढते रह जाओगे का रिस्पांस कैसा रहा, और ढूंढते रह फिर जाओगे फिल्म लोगों को ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी लगी थी। बॉक्स ऑफिस पे कुछ उस वक्त एसएससी की एग्जाम्स के दौरान रिलीज हुई थी, तो हम लोग थोड़े उसमें वो हो गए। पर मेरा पैरेलली थिएटर चलता था, और उस वक्त ऐसा भी हुआ था कि अ, मुझे एक फिल्म में ढूंढते रह जाओगे के बाद मुझे एक फिल्म मिली भी थी, जिसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, पर वो फिल्म का मैंने 6 महीने उस पर मेहनत की स्क्रिप्टिंग पे। बहुत मतलब अभी लोकेशन देख के आए, और शूटिंग के 15 दिन पहले मुझे फिल्म से निकाला भी गया एज अ कि आप नहीं करो अभी, ये फिल्म जो है आप डायरेक्ट मत करना। प्रोडक्शन हाउस ने? प्रोडक्शन हाउस ने बोला। मैंने बोला क्यों ऐसा कर रहे हो, मैं तो इतना टाइम दिया, ये किया, पर कोई वजह रही होगी उनकी। पर मेरा थिएटर पैरेलल चल रहा था, उसी वक्त मेरा एक प्ले चल रहा था, कांजी विरुद्ध कांजी, और वो प्ले बहुत ही सुपर डुपर हिट मेरा हुआ था। क्या उसमें भी परेश जी थे? उसमें भी उसका जो हिंदी वर्जन था उसमें परेश जी थे, गुजराती वर्जन में सचिन खेड़ेकर थे। गुजराती वर्षन में सचिन खेड़ेकर। जी, सचिन ने काफ़ी गुजराती प्लेस वैसे उस वक्त किए थे। भाई करके भी एक प्ले किया था। इज अ इज सच अ वेरी गुड नाइस एक्टर, एक्टर। वेरी नाइस एक्टर। तो हिंदी में जब किया तो जो परेश भाई ने किया वो रोल, किशन वर्सेस कन्हैया, ये मराठी में भी हमारे प्ले पर से बनाया था। उसमें मकरंद अनासपुरे ने वो रोल किया था। ओके, हाँ, अरे वाह। तो 3 लैंग्वेज में प्ले बना था, तो वो प्ले काफ़ी सफल हुआ था। और वो प्ले का फ्लेवर ही ऐसा था कि वो फिल्म बन सके उतना उसमें मीट था, जिस पर से फिर मैंने ओ माई गॉड जो फिल्म है वो बनाई। तो फिर ओ माई गॉड ऐसी फिल्म बनी कि लोगों को बहुत अच्छी लगी। अक्षय जी बोर्ड पर आ गए, वो भी इजी नहीं था, पर कोई पहले प्रोडक्शन हाउस ऐसा सब्जेक्ट जो है वो करने से डरता था कि ये भगवान के ऊपर आप सवाल उठा रहे हो, लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, हमारी ऑफिस के कांच तोड़ डालेंगे लोग बाहर आकर। तो मैं और परेश भाई काफ़ी जगह पे नरेशन देने जाते थे साथ में। हम कहते थे ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही बैलेंस्ड फिल्म है, इसमें भगवान का भी बहुत पॉइंट ऑफ अच्छी व्यू फिल्म है। है वो। तो भावेश मांडलिया जो थे उन्होंने मेरे साथ मिलकर फिल्म लिखी थी। प्ले उन्होंने भावेश मांडलिया जी ने ही लिखा था, तो भावेश का भी काफ़ी योगदान है उस फिल्म में, मतलब बहुत योगदान है। और मुझे और भावेश को उस फिल्म के लिए फिर नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो काफ़ी मज़ा है। ओ माय गॉड के बाद तो काफ़ी चीज़ें खुल गई। फिर ऐसा था कि इंडस्ट्री का कोई ऐसा प्रोड्यूसर या ऐसा नहीं था जो मेरे साथ काम करना नहीं चाह रहा हो, या कोई एक्टर ऐसे नहीं थे जो अगर मैं कहूँ कि एटलीस्ट मेरी स्क्रिप्ट सुन लो तो सुनने के लिए तैयार हो गए थे। तो वो आपको होता है। डिस्टर्ब थोड़ा सा करती हूँ मैं। जी। आपके करियर के इस दौर में परेश जी ने आपको हमेशा सपोर्ट किया। ऑलवेज। अभी आपने कहा कि ओ माय गॉड का सब्जेक्ट सुनाते वक्त ही वॉज ऑलवेज विथ यू, स्टूड बाय यू। यस यस। तो क्या बताएंगे आप उनके बारे में, क्या मेमोरीज है, कैसे एक्टर है वो? क्योंकि उनके बारे में सुना था कि वो थोड़े से स्ट्रिक्ट स्वभाव के भी है। नहीं, अभी मतलब अभी एक हमारे साथ कंट्रोवर्सी नहीं। भी हुई थी उनके बारे में, उन्होंने अचानक फिल्म छोड़ दी, हेरा फेरी 3। नहीं नहीं, अभी वो भी सॉल्व हो गया है अभी, तो अभी वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हम तो 86 से साथ में काम कर रहे हैं। ही इज़ लाइक माई ब्रदर। ओके। वो मेरे भाई समान है।
और मेरे दोस्त भी है, मेरे गाइड भी है मैं तो कहूँगा। तो हमने तो 86 से थिएटर से काम साथ में किया है। तो हम मतलब थिएटर में तो कैसा होता है, जो इकोनॉमी होती है थिएटर की, तो उस इकोनॉमी में भी हम साथ में थे। तभी भी ऑफ कोर्स परेश भाई तो फिल्में करना शुरू कर दिया था जब मैं उनको मिला था, पर वो भी उनका इनिशियल फेज था। अर्जुन और वो सब फिल्में थी पहले की उनकी, तो वो सब फिल्म में वो भी आगे बढ़ रहे थे और हम तो थिएटर उनके साथ कर रहे थे। हम तो उनसे काफ़ी सीख रहे थे, हर चीज़ें से उनसे काफ़ी सीखा है। इनफैक्ट उनकी वजह से अ, अ, बाकी की जो वर्ल्ड सिनेमा है वो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी देखते थे। अरे वाह। उनका ही वॉज अ वोरोशियस रीडर, वो बहुत पढ़ते भी है, अभी भी पढ़ते हैं। तो उस वक्त भी वो मुझे काफ़ी किताबें कहते थे कि तुम ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। या उनके घर गए तो कोई भी किताब निकाल के हमने पढ़ना शुरू कर दिया, या घर लेकर आ गए। अभी भी वही रहते पार्ला में? अभी पार्ला में अभी जू पर रहते हैं। जू पे आ गए? हाँ, जू पर आ गए हैं, फिफ्थ, तो उधर रहते हैं जू पर। यस, तो पहले पार्ला ईस्ट में रहते थे। हाँ, मैं गई थी उनके घर हाँ, तो स्वरूप जी से मिलने। हाँ हाँ हाँ, शी इज अ फैंटास्टिक लेडी। सुपर। आई मीन एंटायर फैमिली इज लाइक, इतना प्यारा फैमिली है। बहुत। हाँ, तो शी इज़ ऑल्सो लाइक माई सिस्टर, क्योंकि हम लोग सब साथ में, वैसे हमने काफ़ी फॉरेन टूर्स भी किए। इंडिया में तो घूमे ही हैं साथ में, पर फॉरेन टूर्स भी अरे वाह। मैंने और परेश भाई ने और स्वरूप जी ने बहुत साथ में ट्रैवल किया है। और ट्रैवलिंग ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे आपको सही कैरेक्टर जो है वो पता चलता है। तो वहाँ हम इतने साल से हम लोग, हमारा रिलेशनशिप है, पर आज तक कोई मन मुटाव आज तक कभी कुछ नहीं हुआ है। कोई छोटी मोटी बात हो भी तो भी हम लोग एक दूसरे को, ऐसा नहीं है कि छुपाए, मुंह पे ही सीधा बोल दे How एक दूसरे को। sweet. तो हमारा वो रिलेशन है, तो वो एक ब्यूटी है। और अभी भी अगर कभी 10 दिन भी बात नहीं होती और सीधा फ़ोन अगर आ जाए, तो हमारा कभी ऐसा नहीं होता कि अरे कोई बीच में डिस्टेंस है, सीधा इमीडिएट हम लोग जो भी टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। तो वो हमारे में कभी वो रही नहीं है वो। तो आई मीन आई वॉज रियली ब्लेस्ड टू हैव परेश जी इन योर परेश लाइफ। जी इन माई लाइफ, नीरज इन माई लाइफ। तो वो चीज़ें बहुत काम कर गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस फिल्म के बाद फिर ओ माय गॉड के बाद चीज़ें जैसे आपने कहा बदल जी गई, जी। तो कोई ऐसी फिल्म जो आपको फिर मौका नहीं मिला अक्षय कुमार जैसे सफल और बड़े स्टार के साथ काम करने के लिए? क्यों नहीं, बच्चन साहब, नहीं मतलब अक्षय की बात अक्षय करें। जी के साथ, अक्षय जी के साथ मैंने पहले भी बहुत किया हुआ था। जैसे जो मैंने फिल्में गिनाई, वो सब फिल्में वैसे अक्षय जी थे ही। अगर आप हेरा फेरी बोलो, या आवारा पागल दीवाना बोलो, दीवाने हुए पागल बोलो, काफ़ी फिल्में जो ऐसी थी, भूल भुलैया जो पहली वाली थी। सो आई वॉज पार्ट ऑफ ऑल द फिल्म, सो दैट वे आई यस वॉज यस। विथ हिम। बट हाँ, ऑफ कोर्स हीरा, ओ माय गॉड के बाद हमने साथ में काम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं दूसरी स्क्रिप्टों पे काम कर रहा था। राइट। तो स्क्रिप्ट अगर अनुरूप उनके लायक होती है तो डेफिनेटली मैं उनको कहूँगा कि भैया अच्छी फिल्म है, कर लेते हैं। और वो करेंगे भी, क्योंकि हमारी ऐसे रिलेशंस है। तो ऐसा, बिल्कुल। पर उस तरह का कैरेक्टर फिर बाद में नहीं मिला। जी। लाइक ओ माय गॉड दो दो टू भी जो बनी, वो मैंने नहीं की डायरेक्ट, हम्म। पर उसमें अक्षय जी थे। उन्होंने मुझे कहा था कि आपके पास कोई स्क्रिप्ट हो तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं, पर उस वक्त मैं 102 नॉट आउट पे काम कर रहा था। या। तो मैंने बोला यार अक्षय भाई, मेरे पास नहीं है अभी कोई स्क्रिप्ट ऐसी। तभी अमित राय के पास अच्छी स्क्रिप्ट थी। मैंने बोला भाई अच्छी बात है, कर लो आप। एंड इज सच अ गुड गाय, अमित ऑल्सो ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब इन ओ माय गॉड 2। तो फिर ऐसा है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर स्क्रिप्ट जैसे जैसे आती है आपके पास वैसे आप काम ये करते कैसे संभव होता है अक्षय कुमार के लिए कि हर अपनी फिल्म वो 6-6 महीने या उससे कम समय में बना लेते हैं और बाकी स्टारों को बहुत ज़्यादा वक्त मिलता है? हैं। डिसिप्लिन, इज़ वेरी डिसिप्लिन। ही इज़ वेरी डिसिप्लिन, ही इज़ मतलब वर्कॉलिक है। एट द सेम टाइम ही अंडरस्टैंड्स कि वो ऐसा नहीं है कि वर्कॉलिक है मतलब फैमिली को टाइम नहीं देता। उनका करेक्ट वो रहता है, वो जो आपको शिफ्ट बोलेंगे वो शिफ्ट के वो टाइम पे ही विल बी रेडी विथ एवरीथिंग। मतलब ही विल गिव यू फुल टाइम जो आपको चाहिए होता है। और डेफिनेटली मतलब एक होती है कि मुझे करना है बहुत इस तरह से काम, और बहुत अच्छे से वो मैनेज कर लेते हैं। तभी जाके आपकी फिल्म बहुत टाइम पे कंप्लीट हुई। जी जी जी।
तो मतलब अक्षय जी कहते हैं लोग कि मैं साल की 4 फिल्में कर लेते हैं, तो इट्स अ ग्रेट थिंग ऑफ फॉर द कोर्स इंडस्ट्री कि आप इतना दे रहे हो। दे रहे हैं और टाइम पे कंप्लीट हो रहे, इससे फिल्म तो ओवर बजट नहीं होती ना, जस्ट सो दैट्स बहुत द बिगेस्ट एडवांटेज। बिगेस्ट एडवांटेज। उसके बाद 102 नॉट आउट शुरू हुई ना। जी, उसके तो बाद वो ऑल इज वेल की मैंने, हाँ अभिषेक चिंटू जी, ऋषि कपूर जी थे उसमें, ऑल इज वेल, आसिन थी उसमें और सुप्रिया पाठक जी थी, जी 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 जीशान थे। तो बहुत ही वो भी इंटरेस्टिंग फिल्म थी, फैमिली फिल्म थी, जी फैमिली ऑन मतलब पूरी फैमिली ऑन द रन है और कैसे उन डिसफंक्शनल फैमिली एक होती है। बहुत प्यारी फिल्म है ऑल इज वेल, उसके गाने भी बहुत अच्छे हैं। वो आई थिंक आसिन की लास्ट फिल्म होगी बिफोर शी गॉट मैरिड शी ना। गॉट मैरिड, यस। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म थी। और फिर 102 नॉट आउट हम्म हमने की। तो ऑल इज वेल में जूनियर बच्चन यानी अभिषेक थे, जी 102 नॉट आउट में अमित जी थे। जी। बेटे के साथ काम करना, पिता के साथ काम करना, कैसा आपने मतलब मनीमन उनको उसको डिफरेंशिएट किया, क्या सिमिलरिटीज है दोनों में? हम एक्चुअली हम हमारा ये है कि हम अननेसेसरीली सिमिलरिटीज ढूंढते हैं। मेरा तो मानना है कि जैसे 5 उंगली होती है, 5 सेम नहीं है। कभी कभी बाप बेटे में कुछ सिमिलरिटीज होती है। इन दोनों में सिमिलरिटीज ये है कि दोनों बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। अभिषेक भी इतना बढ़िया सेंसिबल और सेंसिटिव एक्टर है। ही हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, ही हैज़ अ ग्रेट टाइमिंग, सब कुछ बराबर है। और बच्चन साहब तो बच्चन साहब ही हैं, उनके बारे में हम क्या कहें, क्या कहे। वैसा है। तो वैसा है, तो अभिषेक इज़ ऑल्सो इक्वली, मतलब बहुत ही मज़ा है, हमने बहुत अच्छा टाइम शिमला में गुजारा है। और ही रियली स्टूड बाय मी। इनफैक्ट वो फिल्म में बीच में कोई एक वजह ऐसी थी जो अभी हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, पर हमारी फिल्म 8 महीना बीच में स्टॉल हो गई थी। ओके तो वो फिल्म ऐसे हो गई थी और फिर हमें सुप्रिया जी फिर वापस बोर्ड पर आए और हमने जो है वो फिल्म पूरी की। चिंटू जी भी बहुत ही सपोर्टिव थे। तो वो फिल्म में ऐसा हो गया था कि ये फिल्म होगी पूरी या नहीं होगी, पर दे रियली स्टूड बाय मी कि नहीं नहीं फिल्म तो करेंगे पूरी। और फाइनेंशियल क्राइसिस। नहीं, फाइनेंशियल नहीं था उस वक्त। पहले स्मृति ईरानी जी कर रही थी मम्मी का रोल, पर उस वक्त शी बिकेम एचआरडी मिनिस्टर। हाँ और ऑफ कोर्स देश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पर आ जाए, फिर उनसे समय निकालना थोड़ा मुश्किल उस वक्त हो गया था। और होता है ऐसा, मतलब आई मीन बिल्कुल। मतलब हम स्मृति जी का भी प्रॉब्लम समझ रहे थे। और उस वक्त हमने काफ़ी तब तक फिल्म शूट कर ली थी, 22-25 दिन का। तो फिर एक होता है ना, फाइनेंशियल तो प्रॉब्लम नहीं था वैसा, क्योंकि टी सीरीज प्रोड्यूसर था वो फिल्म में। देन पर होता है ना कि नहीं, अगर डेट मिल जाती है तो उनके साथ ही कंप्लीट कर लेंगे, पर वो हो नहीं पाया। फिर देन वी हैड टू रिकास्ट एंड देन फिल्म हैपेंड। ओके हाँ, तो उस वजह से काफ़ी हुआ। एंड देन 102 नॉट आउट हैपेंड। तो 102 नॉट आउट इनफैक्ट मैंने ऑल इज वेल के पहले बच्चन साहब को सुनाई थी और उनको बहुत अच्छी लगी थी फिल्म कि नहीं ये करते ही हैं फिल्म। पर फिर ऑल इज वेल के बाद वो भी इतने व्यस्त हो गए, उनके साथ इतनी फिल्में हो रही थी कि उनके साथ की 102 नॉट आउट भी होगी कि नहीं होगी, वैसा वाला चक्कर हो गया था। तो मैंने फिर एक्चुअली ऐसा भी एक टाइम आया था कि मैंने बच्चन साहब को एक बार फ़ोन करके ऐसा भी कहा कि बच्चन साहब अगर आप अगर नहीं करना चाह रहे तो मुझे बता दीजिए, मैं ये फिल्म बंद कर दूंगा, पर करूंगा तो आपके साथ ही करूंगा। तो वो तभी कोलकाता में थे एंड ही वाज शूटिंग सुजॉय घोष जी की कोई एक फिल्म कर रहे थे। हाँ जिसमें विद्या है, विद्या बालन, हाँ हाँ, वही है ना। करेक्ट करेक्ट। तो मैं उनको कोलकाता जाकर मिला ओके और मैंने उनसे ये बात कही कि अगर आप नहीं करना चाह रहे हो सर, क्योंकि अब मैं 1-1.5 साल से आपकी वेट कर रहा हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि अभी मेरी एक फिल्म थोड़ी नहीं चली है, ये भी वजह हो सकती है। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी कि ये बिल्कुल फिल्म नहीं चलना वो बात नहीं है, कि मेरी अगर पहली 7 फिल्में देखोगे तो पहली 7 फिल्मों में फिल्में नहीं चली थी मेरी। तो हिट और फ्लॉप की बात नहीं है, समय की व्यस्तता है। पर डेफिनेटली आपने इतना दिल खोल के, आपने इतने अच्छे से
ये बात अपनी रखी है तो आप बम्बई आ जाइए, हम लोग फटाफट डेट्स पे काम कर लेते हैं। और फिर हमने वो फिल्म बनाई। 102 नॉट आउट में चिंटू जी का अलग गेटअप था, अमित जी का अलग गेटअप था, तो डिड विलिंगली डू दिस डिफरेंट लुक? जी, एक्टर्स का हमेशा ये रहता है कि वो लोग अच्छे कंटेंट की, अच्छे कैरेक्टर्स की भूख सबको रहती है, और वो दोनों एक्टर ऐसे हैं। चिंटू जी तो अभी नहीं रहे हमारे साथ, पर उनकी भी जो भूख थी, या बच्चन साहब की, कि अभी भी जो अच्छे किरदारों का जो एक हंगर रहता है, पैशन रहता है, वो अभी भी उतना ही बरकरार है। अभी भी हम कभी भी 3-4 महीने में, 5 महीने में कभी भी बात कर ले तो कहते हैं यार कुछ अच्छा निकालो यार, कुछ अच्छा करना है। मतलब सोचो, ही अरे मस्ट वाह, बी 81, गजब है ये और तो। अभी भी ये भूख है। मतलब मैंने उनके साथ फिर 1-2 एड फिल्म्स भी की है, तो एड फिल्म की शूटिंग में भी बीच में जो ब्रेक होता है उसमें कहते हैं यार कुछ अच्छा निकालो यार, अभी भी कुछ करना है। कौन सी एड तो फिल्म की ये आपने? एक घेरा बिल्डर्स की थी, वो पुणे के बिल्डर्स हैं, उनके लिए किया था। और एक सोशल जस्टिस वाली जो एड्स होती है वो हमने की है। अरे वाह। तो जब भी उनके साथ बात करो, तो बात करके आप निकलो तो आप में एनर्जी ज़्यादा होती है। मतलब आपको लगता है कि आपको इतना मोटिवेट कर देते हैं। कभी कभी संडे बुला लेते हैं हम, तो मैं कहता हूँ संडे आराम कर लो घर पे, इतना पूरा हफ्ता काम करते। बोला नहीं नहीं, आप हम मिलते हैं। तो इतना अच्छे से मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं, और उनको जानना होता है कि क्या कर रहे हैं हम लोग, किस तरह के सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, किस तरह का माहौल है। तो ये जो क्यूरियोसिटी है वो बहुत ही काम करती है उनके लिए, मुझे तो ये लगता है। और वो बहुत ही पैशन से काम करते हैं, जो अपना कहते हैं ना कि दे गिव मोर देन 100% व्हेन दे आर ऑन सेट्स। 100%। उमेश जी, 102 नॉट आउट 2018 में आई थी, जी तो तब आप इससे भी काफ़ी यंग होंगे जो अब है। जी जी। तो उनके ऑरा का कहीं प्रेशर नहीं आया आप पर कि इतने बड़े मेगा स्टार, सुपरस्टार, महानायक सदी हम के? ऐसा सोचते हैं, हाँ। वो अपना अपना ऑरा जो है ना, वो कभी जब सेट पे आते हैं ना, वो कैरेक्टर ही होते हैं। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ कि वो हमें इतना अनकंफर्टेबल कर देते हैं, हमें इतना कंफर्टेबल कर देते हैं ना, कि अभी भी वो कहते हैं कि मैं तो डायरेक्टर का एक्टर हूँ, तो हमें लगता है कि अरे हम तो आपसे सीखेंगे ये फिल्म से। पर वो कभी ऐसा नहीं सोचते हैं। वो कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप क्या करना चाहते हो। कभी कोई एक सीन को लेकर डिस्कशन भी हो गया, या कभी ऐसा भी हो गया कि उनको इस तरह से करना है और मुझे इस तरह से करना है। कभी कभी होता है, उनका एक्सपीरियंस हमसे, मुझसे तो 10 भी नहीं, मैं बोलूँगा 100 गुना ज़्यादा है। तो हमें भी लगता है कि उनकी बात कहे या जो मुझे कहना है वो कहे, बट ही विल फर्स्ट लिसन टू यू, ही विल से कि नो, व्हाट एवर यू वांट, पहले आप वो करो। हम भी कहते हैं कि नहीं, जो आप चाह रहे हो वो भी इस तरह से भी आप एक बार कर लेते हैं। तो वो वो बहुत ही अलग, मतलब मैं आज तक बच्चन साहब जितने प्रोफेशनल भी कहो और अच्छे इंसान को भी कहो, मैं नहीं मिला हूँ। बहुत ही मतलब सुलझे हुए, मतलब ही अंडरस्टैंड्स द क्राफ्ट, ह्यूमन एंगल्स। मैं अभी भी कहूँगा कि उन्होंने शायद बहुत काम किया है, पर मुझे लगता है कि अभी भी बहुत वो कर सकते हैं। ही इज स्टिल अंडर एक्सपोज, आई वुड से। उनकी जो उनकी जो सेंसिबिलिटी वो बहुत ही अलग लेवल पे है। उमेश जी, आप कह रहे हैं कि कभी संडे जाना होता है, कभी कभार गपशप होती है, एंड ही इज़ वेरी इंक्विजिटिव, Yeah. ही वांटेड टू नो एवरीथिंग, माहौल क्या है ना, ऑल दैट। पर हमने तो एक बात ये भी सुनी कि ही इज़ वेरी लो प्रोफाइल, वेरी इंट्रोवर्ट, स्पीक्स वेरी फ्यू वर्ड्स, Yes. ऐसा ये सब सुना है। वो भी होता है। जब मैं पहली बार नरेट करने गया था, तो एक तो वो आपकी आंखों में ही देख के बात करते हैं, तो हम थोड़े ऐसे हो जाते हैं, पहले नए नए थोड़ा होते हैं, प्रेशर हमको आता है। सुनाना है, हाँ बताइए उमेश जी क्या करना है, तो हम लोग थोड़े ऐसे हो जाते हैं कि अरे क्या कहे। और वो एक्चुअली हमें चेक कर रहे होते हैं कि कॉन्फिडेंस कितना है। फिर जिस तरह से मेरे और मेरा जो राइटर है सौम्य जोशी, हम लोगों ने जो जिस तरह से नरेशन दिया, तो टाइम तो दिया था उन्होंने 15-20 मिनट का ही, पर फिर उन्होंने फिर पूरा सुन लिया था कि नहीं पूरा सुनाओ। तो फिर वो
एक बार अच्छा लग जाता है। और वो भी अगर अपने हमें जान लेते हैं ना कि हम क्या है, हम किस मिट्टी से बने, वो उनको तो हमसे ज़्यादा परख होती है, तो उनको समझ में आ जाता है कि ये है थिएटर से जुड़े हुए हैं, लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, डेप्थ कितनी है, वो सब उनको तो एक ही नज़र में सब समझ में आ जाता है। तो फिर वो अगर बात क्लियर हो जाती है तो फिर कोई मुसीबत, कोई इनफैक्ट उनसे हेल्प मिलती है हमें। हमारे ऐसे ऐसे किस्से 102 नॉट आउट के मैं सुनाने बैठूंगा तो कुछ एक दो तो बताइए हमें। मतलब पहली बार वो बच्चन साहब और चिंटू जी गुजराती कैरेक्टर्स परफॉर्म कर रहे थे। गुजराती थे, दोनों का बैकड्रॉप था गुजराती है दोनों। तो हमने कहा कि हम गुजराती जो होते हैं वो घर में चप्पल नहीं पहनते हैं, अच्छा। हम लोग खुले पैर में ही घूमते हैं। तो अभी शूटिंग में हम लोग फ्लोर पे चप्पल नहीं पहनेंगे। तो पहले एक सेकंड के लिए उनको लगा, क्योंकि एक तो अब पैर में कुछ लग भी सकता है, आप सेट पे काम करें तो नीचे खिल्ली रहती है, करेक्ट कुछ ना करेक्ट। कोई चीज़ रहती है, कभी कटर रहते हैं, हर चीज़ का मतलब वो ऐसा रहता है। ऑफ कोर्स वी यूज्ड टू टेक केयर कि सब एकदम क्लीन करके करें एंड ऑल दैट। तो उन्होंने इमीडिएटली दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया एंड दे स्टार्टेड सेट पे आके चप्पल निकाल के एक्टिंग करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि मिड शॉट होता था या क्लोजअप होता था जहाँ पैर दिख नहीं रहे, तो मैं उनको कह देता था कि आप चप्पल पहन लीजिए, इसमें कोई टेंशन नहीं है। पर उनका डेडिकेशन उतना ऐसा रहता था कि वो कहते कि नहीं, हम नहीं पहनेंगे। क्योंकि वो जो वॉक है ना, वो चप्पल और शूज़ की और विदाउट चप्पल की जो जो वॉक होती है ना, उसमें फ़र्क पड़ जाता है। जो हल्का सा जो लड़खड़ाना जो हल्का सा होता है, वो विदाउट चप्पल अच्छा आता है। चप्पल में थोड़ा कंफर्ट जोन आ जाता है, तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है। वो आ जाता है। तो बोला कि नहीं, हम वैसे ही करेंगे। तो वो उनका डेडिकेशन था। जैसे हालांकि मैंने तो उनको कह दिया था कि आप पहन सकते हो, पर कहते थे कि नहीं, हम नहीं ऐसा करेंगे। मतलब एक बार बच्चन साहब का एक सीक्वेंस था जहाँ पे उनको एक बिस्तर पे सोना था और चिंटू जी को लाइट बंद करके चले जाना था कि हाँ सो रहे हाँ, तो याद है लाइट मुझे बंद वो। के मैं सो जाता हूँ। तो शॉट हुआ, लाइट उन्होंने बंद की, वो निकल गए, मैंने ओके कर दिया, पर बच्चन साहब अभी भी सोए हुए हैं। तो हम बोले बच्चन साहब अभी, मेरा जो डीओपी थे लक्ष्मण उतेकर साहब, उन्होंने कहा कि अभी ओ, उठे तो। लक्ष्मण उतेकर थे डीओपी। हाँ, बहुत अच्छा किया था, बहुत छावा मतलब वाले। बहुत बड़े अरे अभी डायरेक्टर हैं और बहुत ही सेंसिबल बंदे हैं वो, बहुत ही अच्छा काम करते हैं लक्ष्मण जी एंड ही इज़ अ ग्रेट गाय। तो उन्होंने कहा कि अभी बच्चन साहब को उठाओ वरना मुझे लाइटिंग करनी है, कैसे करूँगा। अब बच्चन साहब सो रहे हैं, अभी वो तो शॉट था, हमें लगा कि शॉट खत्म होने के बाद वो खड़े होके, हाँ, उठेंगे। तो क्योंकि लाइटिंग हो रही थी, ये सब चीज़ हो रही थी आजू बाजू, तो फिर मैंने जाके उनको कहा कि सर, तो फिर वो ऐसे उठे एंड ही सेड कि यार काफ़ी टाइम के बाद मुझे अच्छी नींद आई यहाँ पर, तो मुझे इतना अच्छा लगा। झपकी आई उनको नींद हाँ की। हाँ, पर काफ़ी टाइम से हम लोग वहीं थे और उनका कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं था, कोई डायलॉग नहीं बोलना था, कि मैं यार काफ़ी अरसे के बाद में इतना अच्छे से, और वो अरे वाह। सेट था फिल्म का, पर उनको इतना घर जैसा लगा होगा माहौल की। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि यार बच्चन साहब कैसा कहते हैं कि बहुत कम सोते हैं, तो मुझे लगा अरे अच्छा हुआ एटलीस्ट 15-20 मिनट वहाँ सो गए अरे वाह, फ्रेश भी लगा होगा उनको। उनको। तो ऐसा कभी कभी ऐसे काफ़ी सीक्वेंसेस ऐसे थे बच्चन साहब के साथ कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब एक सीक्वेंस था जहाँ पे उनको 6 या 7 पन्ने का सीन था, मैंने कहा ये वन शॉट करना है। मोनोलॉग था। मोनोलॉग था 6-7 पन्ने का और उनको ही बोलना था, चिंटू जी की एक भी लाइन नहीं थी उसमें। और उसमें प्रॉपर्टी हैंडलिंग था, मतलब एक हाथ में फाइल थी, फाइल को रखना, फिर रिकॉर्ड प्लेयर था, वो रिकॉर्ड प्लेयर उठा के उसमें रिकॉर्ड रखना, ये करना, वापस चिंटू जी को ऊपर ये बोलना, फिर ये मोमेंट, फिर चिंटू जी का नीचे आना। उनका एक 6 पन्ने का सीन था। तो मैंने कहा ये वन शॉट करेंगे बच्चन साहब। तो बच्चन साहब बोला कि अरे क्यों, बीच में आप कट तो डालोगे ना बीच में, चिंटू जी का, एक जिमित त्रिवेदी हमारे अच्छे एक्टर है थिएटर के, उनका भी कट तो डालोगे ना। तो वैसे करते हैं। मतलब नहीं सर, उसका मज़ा है, वन शॉट करोगे तो मज़ा आएगा, भले कट बाद में ले लेंगे।
तो ही सेड कि गिव मी हाफ एन आवर। उन्होंने आधे घंटे में 6 पन्ने किए, और क्या बताऊं मैं आपको, उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया है वो 6 पन्नों का सीन विद प्रॉपर्टी हैंडलिंग, इमोशन भी उसमें, सार्काज्म भी है, इमोशनल भी होना है, अपने बच्चे को समझाना भी है, बेटे को, चिंटू जी उनके बेटे का रोल जी करते जी। थे, उनको समझाना भी, इतनी सारी चीजें थी। तो उन्होंने कैमरा मोमेंट के लिए रिहर्सल किए 5 6 7 8 बार, फिर जो उन्होंने वन टेक देना शुरू किया, और मतलब हम लोग क्या कहें, मतलब पूरा यूनिट जो है वो तालियां बजाते बजाते थकता नहीं था, इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे। ये है बच्चन साहब, क्या कहें उनके बारे में, बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल। वाकई सदी के मानायक है, जी न जाने कितनी सदियों के हैं, हाँ एक सदी के नहीं है। जी। और उनका भी मेरा एक रिश्ता, जो मैंने जब उनको बहुत आगे जाकर उनको बताया था कि मैं एक्चुअली, जब कुली में उनका एक्सीडेंट हुआ था, तब मैं 7th या 8th स्टैंडर्ड में था, और लोगों को पता है कि कितनी सीरियस हो गई थी बात, मतलब वापस आएंगे कि नहीं आएंगे वो लेवल तक बिल्कुल का बिल्कुल। टेंशन था। मतलब कौन नहीं होगा इंडिया में जो उनके लिए प्रे नहीं कर रहा होगा। तो पता नहीं, मेरे पिताजी कहीं से वो मेरे पिताजी कर्मकांडी ब्राह्मण है, तो वो कहीं से सुबह 6 साढ़े 6 बजे उनके बंगलों के पास चले गए थे, और उस वक्त हरिवंश राय बच्चन जी, बच्चन साहब के जो बाबूजी हैं, जी वो उस वक्त वॉक पे निकले थे, और मेरे पापा ने उनको कह दिया था कि मैं, एक जल है, वो जल अगर आप रोज़ उसको, ये जल में से एक लोटे में से एक चम्मच भी पिलाएंगे ना तो उनको ठीक हो जाएगा। और पता नहीं हरिवंश राय बच्चन जी मेरे पापा की बात क्यों मानेंगे, क्योंकि वो तो वॉक पे निकले, वॉक पे तो उनको कितने लोग मिलते होंगे, अनगिनत लोग मिलते हैं। अनगिनत लोग मिलते होंगे। तो पता नहीं क्यों मेरे पापा पे उनको इतना विश्वास हो गया कि हाँ आप रोज एक लोटा लेके आइए पानी का, यहाँ पे गेट पे मुझे दे देना। तो पापा ने कहा मैं तो काम करता हूँ, मैं तो रोज नहीं आ पाऊंगा, मेरे बच्चे आ जाएंगे। ओके। तो मैं और मेरा भाई अतुल जो है वो रोज सुबह स्कूल जाने से पहले सेंटा क्रूज ईस्ट में रहते थे, वहाँ से वेस्ट में आते थे, 231 बस पकड़ के एक लोटा पानी लेकर 231 में बस डिपो उतरते थे, वहाँ से प्रतीक्षा चलते हुए आते थे, और कहते थे कि हमें ये जो है वो अंदर पानी देना है। तो नहीं मानोगे, हरिवंश राय बच्चन जी खुद बाहर आते थे पानी लेने के लिए। ऐसा होता ना कि वॉचमैन को दे दिया, अंदर जाके पिलाए नहीं पिलाए, वापस कहीं वॉश बेसिन में भी डाल के वापस दे दे, हमें क्या पता। पर हरिवंश राय बच्चन जी खुद आते थे वो लोटा लेने के लिए, और वो लेकर जाते थे पानी को, एक अपने वेसल में निकालते थे, मुझे वापस लोटा थैंक यू कह के बोलते थे, और मैं निकल जाता था, मैं और मेरा भाई अतुल वापस बस में जाते थे, और ऐसा करते, ऐसा रोज होता था। हाउ लॉन्ग? फॉर अ मंथ आई वुड से। और उसमें एक दिन बच्चन साहब का बर्थडे था, उस दिन हम गए तो इतनी भीड़ थी बाहर, और हम इतने छोटे छोटे बच्चे थे, तो फिर भी भीड़ में से कहते हुए गए उधर। तो हरिवंश राय बच्चन जी बाहर आए और बोला कि आप आज अंदर आ जाओ, बाहर बहुत भीड़ है। तो पहली बार प्रतीक्षा को हमने अंदर से देखा, तो वो बोला कि आपको क्या चाहिए बेटा, आप रोज़ आते हो। तो हमने कहा कि बच्चन साहब को खाली एक बार देखना है। तो वो हमारा हाथ पकड़कर, दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर वो उनके बेडरूम तक लेके गए थे। बच्चन साहब तब सो रहे थे, तो हमने उनको सोते हुए ऐसे ही देखा, तो इतना अच्छा लगा। और फिर हम लोग जो है वापस बाहर आ गए, और उस वक्त उन्होंने एक डिब्बे में हमें कोई गाजर का ऐसा कोई हलवा भी, स्वीट भी दिया था कि आप अपने फैमिली को दे देना। तो हमारे लिए इतनी बड़ी बात थी वो, बहुत बड़ी बात। तो ये जब मैंने बच्चन साहब को कहा कि मैं आपसे पहले आपके बाबूजी को जानता था। और हाँ, और बड़ी बात, हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने हाथ से एक कविता भी लिख कर दी थी। अरे वाह। हाँ, तो काफ़ी वैसी मेमोरीज थी। वो जो कविता आपके लिए थी? हाँ, ऐसे कि मैं आपके लिए एक, ऐसे ही आप रोज आते हो तो एक कविता लिख कर देते हैं, तो तभी उन्होंने एक कविता भी हमको एक लिख कर दी थी। तो ये जब बच्चन साहब को एक बार मैंने ऐसे ही बैठे हुए थे तो बात की, तो बोला अरे बाप रे, मतलब तब से। और तब तो हम बच्चन साहब को जब उनकी फिल्म देखते थे तो ऐसे देखते थे कि ये हमारा हीरो है। मतलब हम तो इतने बड़े फ़ैन थे कि अगर
फ्राइडे के दिन अगर करंट में अगर उनकी टिकट मिलती है तो हम वेट करते थे कि ये फुल होने के बाद ब्लैक में ही लेंगे, ओ, और हमें हर्ट होता था कि करंट में कैसे फिल्म मिल रही है, फिल्म की टिकट मिल रही है, उनकी नहीं तो मिलनी चाहिए। हाउसफुल ही होनी चाहिए। तो फिर भी एक दो फिल्म ऐसी थी उनकी, शायद काला पत्थर या मैं मिलन मिलन थिएटर में लगी थी, हम सेंटा क्रूज रहते थे, तो उसकी टिकट मिल रही थी। तो हमारे काला पत्थर थी या नास्तिक थी, वो उतनी बड़ी हिट उस वक्त बिगिनिंग में नहीं थी, तो टिकट इमीडिएट मिल जाती थी। तो हम वेट करते थे कि नहीं ब्लैक में ही देखेंगे बच्चन साहब की, हम बजट रखते थे बच्चन साहब के लिए, हाँ बाल ऐसे रखते थे, मतलब मज़ा था, वो टाइम था। बिल्कुल बिल्कुल। और वो तो कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी आज भी हाँ है। हाँ, हम स्कूल के बाहर आके शर्ट के बटन खोल के गांठ मार देते थे, ऐसे यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म भी हम स्कूल से बाहर आने के बाद, मतलब बच्चन साहब क्या करें। हर अदा हर एक्टिंग के परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग। अभी पीकू देखो, मतलब क्या कहें, पिंक देखो, अभी के टाइम की फिल्म में देखो कितना अंदर वो अपना उनका डालते हैं, हर कैरेक्टर में अनबिलीवेबल वेरिएशन है। है जी। सेट पे कैसा था माहौल, क्या खाने में पसंद करते थे? सुना है कि वो वेजिटेरियन थे और चिंटू जी नॉन वेजिटेरियन, सो हाँ, हाउ दोनों वाज एकदम ही पोल्स अपार्ट। पोल्स अपार्ट? उनको चिंटू जी को आप दे दो कोई भी नॉजी तो, एंड ही यूज्ड टू एंजॉय फूड। यस यस और बच्चन साहब का काफ़ी टाइम से वो वेजिटेरियन हो गए, जी। तो उनका एक परहेज रहता है, वो उस तरह का ही चीज़ें जो है वो खाते, जो उनको डाइट में मिलता है तो उस तरह से खाते हैं। और वहाँ चिंटू जी है, वो आज कौन से एरिया में शूट कर रहे हैं, वहाँ क्या मिलता है वो भी उनको पता होता है। वो वहाँ ये दुकान में जाओ, इस बंदे को मिलो, उससे ये बनवाओ, हाँ उसको ये करा, उनको ये यहाँ तक सब कुछ पता होता था। ओहो तो वो एकदम ही अनबिलीवेबली मतलब फूडी है थे चिंटू जी, मतलब आई एम लकी कि उनके साथ भी मैंने 2 फिल्में बिल्कुल करने का बिल्कुल। मौका मिला, और जिंदगी की एक्टिंग की पूरा लुफ्त उठाया चिंटू जी दोस्त ने। थे, वो तो दोस्त बन जाते हैं आपके, कोई कितना भी कहे वो तो इतने स्ट्रिक्ट है, एंग्री है। मैंने आज तक उनका एंगर मैंने 2 फिल्में की एक भी बार नहीं देखा। लोग उनको उनके बारे में काफ़ी कहानियां बनाते कि वो रात को शूटिंग नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, हमने तो सब किया है उनके साथ, हम इतने अच्छे दोस्त हैं, मतलब वी एंजॉयड लाइक एनीथिंग जी। बिल्कुल बिल्कुल। और चिंटू जी किस टाइम पे आते थे या अमित जी किस टाइम पे आते थे? वो तो बहुत ही पंक्चुअल। डिसिप्लिन, दोनों पंक्चुअल थे उस मामले में, क्योंकि चिंटू जी के बारे में ऐसा सुना था कि बच्चन साहब के बारे में तो सब जानते हैं कि वो बहुत ही डिसिप्लिन है, क्योंकि हमारे में स्पेशल गेटअप थे दोनों के। चिंटू जी वॉज प्लेइंग 75 ईयर ओल्ड Yes. एंड बच्चन साहब वॉज प्लेइंग 102 ईयर ओल्ड। 102 years तो old. दोनों में प्रोस्थेटिक्स काफ़ी चीज़ें लगती थी, और उनको पता है कि प्रोस्थेटिक में टाइम लगता है। चिंटू जी ने पहले कपूर एंड सन्स की थी, तो उसमें भी उनको पता था कि उसमें टाइम कितना लगता है। बच्चन साहब ने एक बाल्की जी की एक फिल्म थी जिसमें अभिषेक जी उनके फादर बनते थे, पा। तो पा में उन्होंने भी काफ़ी प्रोस्थेटिक यूज़ किया था, तो उनको पता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। तो वो बहुत ही जल्दी, मतलब अगर 9 बजे की शिफ्ट है तो 5 साढ़े 5 बजे वो सेट पे आ जाते थे, क्योंकि उनका इतना टाइम लगता था। तो पहले पहले मैं थोड़ा जल्दी आ जाता था, क्योंकि उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि डायरेक्टर क्यों लेट आए, तो मैं भी उनके साथ 5 साढ़े 5 बजे आ जाता था। तो सामने से कह देते थे कि आपको इतना जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा काम है ना, हमें ये करना है काम, तो ये हमारा काम है। ये कहाँ हम शूट किया फिल्म को? काफ़ी लोकेशंस थे। उनका जो सेट लगा था वो विले पार्ले गोल्डन टोबैको फैक्ट्री में किया था। उनका जो अच्छा, घर का घर था, जो था। इंटीरियर, हाँ हाँ। एक्सटीरियर बैंड्रा में किया था। ओह और उनकी जो एक टेरेस का हिस्सा था, वो टेरेस कहीं हमने विले पार्ले में लता कुंज में किया था। और वैसे बैंड्रा बैंड स्टैंड और काफ़ी चर्च गेट में एक अफगान चर्च है, वहाँ पर ऐसे काफ़ी लोकेशंस पे किया। तो आप क्या कह रहे थे प्रोस्थेटिक मेकअप के बारे तो में? उतना वो, तो मुझे कहते आपको जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टर हैं, आप अपने टाइम से आइए, आप अपना काम जो टाइम से आपको करना है वो आप शॉर्ट रेडी कीजिए, हम हमारे हिसाब से करते थे। और इतना मतलब कोई कंप्लेन नहीं, मतलब वो प्रोस्थेटिक इतना वो होता है कि जब आप निकालते हो, तो मैंने एक बार देखा था चिंटू जी की और बच्चन साहब के उनका, कि जब निकालते थे तो ऑलमोस्ट एक
टम्बलर भर जाए ना, उतना पसीना जो था वो अंदर भरा रहता था। मतलब वो पूरा दिन ऐसे रखना, मतलब ऐसा होता है ना कि लंच में पूरा निकाल दो, नॉर्मली लोग मूंछ निकाल के खाना खा लेते हैं, जी दाढ़ी जी निकाल जी। के खाना खा लेते हैं, विग निकाल के खा लेते हैं, ये लोग कभी नहीं निकालते थे। बोला कि वापस कौन 3 घंटा बैठेगा ये सब लगाने के लिए, हम ऐसे ही रहेंगे। तो वो जो एक बार कैरेक्टर में आने के बाद जो पर का प्रवेश जिसको बोलते हैं हम, हाँ हाँ। भाषा, तो वो पर का प्रवेश उनमें हो जाता था और वो फिर उनको कोई कंप्लेंट्स नहीं थी। मतलब जब मैं अभी कोई यंग एक्टर्स को या ऐसे किसी को कोई चीज़ के लिए कंप्लेन करते हुए देखता हूँ या उनकी ऐसी ऐसी चीज़ों की डिमांड के बारे में सुनता हूँ, तो मुझे कभी कभी ताज्जुब लगता है कि मैंने इन ऐसे लेजेंड्स स्टॉलवर्ड्स के साथ। लेजेंड्स के साथ काम किया है और वो उन्होंने मुझसे इतना नहीं निकलता है। कभी शिफ्ट एक्सटेंड भी करनी पड़े कि पता है कि ये लोकेशन अभी आज इतने टाइम के लिए है तो आपको हमें फिनिश करना पड़ेगा, तो कोई ऐसा काम के लिए कभी भी उनको ऐसा नहीं होता है कि, तो यही है ना, कर्मिष्ठ लोग हैं, कर्म के प्रति इतना उनका इतने सजाग है वो लोग, इतने तैयार है वो लोग। और भूख जो मैं कहता हूँ ना कि कोई भी कलाकार को अपनी जो हंगर है वो ही जिंदा रखती है, और वो बच्चन साहब में और चिंटू जी में डेफिनेटली मैंने बहुत देखी। इन दोनों की दोस्ती भी बहुत हो गई थी। 27 साल के बाद दोनों ने साथ में काम किया था 102 नॉट आउट में, पर आपको पहले दिन से ही ऐसा कभी लगता नहीं कि उन लोगों के 27 साल के बाद में काम कर रहे हैं। सीधा मतलब ऐसा लगता था कि दोनों ने कल ही साथ में काम किया। अच्छा। इतना अच्छा, मतलब ऐसा ट्यूनिंग दोनों का, बहुत। और एक दूसरे के प्रति जो रिस्पेक्ट भी रहता है। मतलब बच्चन साहब आए तो चिंटू जी ऐसे खड़े हो जाएंगे एक बार के लिए, बच्चन साहब ऑफकोर्स बोल अरे चिंटू बैठना यार चलो ना, तो वो करते थे। पर सी दोनों अपने हिसाब से वो है, बिल्कुल और दोनों लीजेंड्स हैं, फिर पर भी ऐसा कभी एक दूसरे का वो नहीं कि कभी नहीं, कभी नहीं। तो क्या ये फिल्म टाइम पे पूरी हो गई? बहुत ही, मतलब हम लोगों ने रिकॉर्ड था, हमने 39 डेज में पूरी फिल्म शूट कर ली थी। 102 नॉट आउट फिल्म थी, कमाल है। और वो दोनों की एज जो थी उसमें इतना इमोशनल ड्रामा, ह्यूमर, कॉमेडी सब कुछ करते कराते, सॉन्ग्स थे, तो बहुत ही, मतलब मैं अपने आप को इतना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले के इतने जितने भी हाथ है सब मेरे ऊपर जब है कि तब जाके इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। एज सच उसमें कोई लेडी कोई एक्ट्रेस थी नहीं? नहीं, कोई नहीं था, जरूरत ही नहीं है। फिल्म की रिक्वायरमेंट नहीं थी। इनफैक्ट वही था कि वो जो लोनलीनेस वाली जो बात थी कि चिंटू जी की वाइफ का जो देहांत होने के बाद वो अपने आप में शेल में चले गए थे, जी जी। और वो जीना नहीं चाहते थे, और बच्चन साहब उनको बाहर निकालते हैं वो उस चीज़ से। तो बात ही वही थी कि आप लोनली जब फील करते हो, ये उम्र में तो खास होता है कि एक बंदा चला जाता है तो दूसरे की कैसी हालत होती है वो हमने देखी हुई है। तो वही बात थी कि जब तक आप मरते नहीं तब तक आपको जिंदा रहना है, वही बात थी। बिल्कुल। एज इज जस्ट अ नंबर। ऑफ कोर्स, और ये दोनों ने साबित कर दिया। बहुत ही, बहुत ही। अमित जी के जन्मदिन पर क्या कोई आप मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आपका एसोसिएशन भले एक फिल्म का रहा, पर उस एक फिल्म ने आपको बहुत कुछ दिया, ग्रो करने का ऐसा मौका दिया। जी जी। तो मैं तो हमेशा उनके लिए बहुत प्रार्थना दुआ जो भी हो सकता है करूँ कि वो स्वस्थ रहे और काम करे, और थोड़ा आराम भी करे, क्योंकि वो हमारे पिता समान है। तो मैं कभी कभी उनको कहता भी हूँ, अभिषेक भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो पूरा फैमिली हम लोग बहुत, वैसे देखा जाए तो हम बहुत प्यार से जब भी मिलते हैं तो होती है, तो उनके लिए हमेशा दुआ करते हैं कि बहुत ही स्वस्थ रहे, खुश रहे, और बहुत बहुत उनको, मतलब ईश्वर अभी भी जो उनके अंदर जो अभी भी जो भूख है वो बरकरार रखे, ताकि हम जब भी कुछ अच्छी चीज़ लेकर जाए और हमें कहे कि चलो उमेश शुरू करते हैं। दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, कमिंग बैक टू योर नेक्स्ट फिल्म,
तो 10 नॉट आउट के बाद सफल रही फिल्म। जी। क्या शुरू किया आपने और फिर आगे जर्नी कैसे बढ़ी? फिर जो है मैंने एक फिल्म की आँख मिचौली जो सोनी के साथ थी। बीच में एक बहुत ही अंतराल जो आया वो पेंडेमिक की वजह से आया। हाँ। वो कोरोना का वो जो काल था वो सबके लिए बहुत ही अभी भी इंडस्ट्री का जो वापस जो गियर में आना चाहिए वो नहीं आ पाया है। और उस वक्त ओटीटी का जो शुरू हुआ है एक दौर, और उसमें थिएट्रिकल पूरा जो ओवरऑल सिनारियो है अभी भी इतना पनप नहीं पाया है। कुछ फिल्में डेफिनेटली चली है, जी। ऐसा नहीं है कि नहीं चली है, पर अभी भी थोड़ा वो जो माहौल है। तो मैंने ऑफकोर्स उसके बाद आँख मिचौली एक फिल्म बनाई। मैंने मोदी जी के ऊपर अपने जो माननीय प्रधानमंत्री है उनके लिए ऊपर मैंने एक वेब सीरीज़ भी बनाई, मोदी अ जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन, जी। वो भी बनाई। फिर आँख मिचौली फिल्म बनाई। फिर एक फिल्म प्रोड्यूस की कौशल जी वर्सेस कौशल, जो डायरेक्टर सीमा देसाई, उन्होंने डायरेक्ट की थी। और बीच में ब्रह्म कुमारी इसके लिए मैंने लाइट एंड साउंड शो डिज़ाइन किया है जो आबू में है। तो रोज़ वहाँ पे वो एक शो चलता है, वहाँ प्रकाशमणि पार्क है आबू में, वहाँ पे एवरीडे देयर आर 2 शोज जो चल रहे हैं। पैरेलल थिएटर जो है वो मेरा बहुत ही अच्छा चल रहा है। अभी भी मेरे 3 प्ले चल रहे हैं, और थिएटर से मैं अभी भी उतना ही जुड़ा हुआ हूँ, करता हूँ। और 12 सितंबर को एक दिन में 2 फिल्में रिलीज़ हुई, एक चतुरनार और हीर एक्सप्रेस। हीर एक्सप्रेस। और दोनों बहुत ही अलग जॉनर की है, एकदम फैमिली, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म है हीर एक्सप्रेस। और एक चतुरनार है, वो बहुत ही स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट औरत की कहानी है। तो 2 फिल्में अभी रिलीज़ हुई है 12 सितंबर को, और अच्छी चल रही है थिएटर में। बिल्कुल। इन दोनों फिल्मों के जो भी लीडिंग कलाकार थे, क्या रहा उनके साथ काम करने का अनुभव? दिविता जुनेजा जो हीर एक्सप्रेस में, वो फर्स्ट टाइम है, शी इज़ अ न्यू कमर, फर्स्ट टाइम कैमरा भी फेस किया है उसने। तो बहुत अच्छा मेहनत करके वो लड़की ने बहुत अच्छा प्यारा काम किया है। उसके कंधे पर पूरी फिल्म है। साथ में बहुत ही एंसेम्बल कास्ट में बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार हैं। आशुतोष राणा जी है, गुलशन ग्रोवर जी है, संजय मिश्रा जी है, और मेघना मल्लिक जी है, और ब्रिटिश एक्टर्स है काफ़ी 7-8। तो बहुत ही अलग तरह की पूरी फिल्म लंदन में शूट की है। अरे वाह। और जो एक चतुरनार है उससे काफ़ी एकदम ही ऑपोजिट, एकदम ही स्लम, लखनऊ के स्लम में हमने शूट किया है, ज़्यादा लखनऊ पूरा ही शूट किया है। और एक चतुरनार बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट कहानी है, और उसमें दिव्या खोसला है, और बहुत ही मेहनत की है उन्होंने भी। और यूपी का एक्सेंट आप उनका सुनोगे तो शी इज़ अदरवाइज शी इज़ फ्रॉम दिल्ली, पंजाबी एक्सेंट है, पर उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। और आप फिल्म देखोगे तो पता चलेगा कि उसमें नील नितिन मुकेश जी हैं, जाकिर भाई है, यशपाल शर्मा जी है, छाया कदम जी है। तो बहुत ही ensemble कास्ट बहुत ही अच्छी है, और बहुत ही every 7 minutes there is a twist in the film. So for me it's a very different genre which I explored by doing एक चतुरनार। मेरे लिए अलग जॉनर था। एब्सोल्युटली। आपने जब शुरुआत की थी तब का माहौल अलग था, अब माहौल बदलता जा रहा है, बदल चुका है। तो क्या आप देख रहे हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है इंडस्ट्री का? कुछ दिग्गज कहते हैं कि फिल्में नहीं चली एंड ओटीटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ द फिल्म्स। इस सारे बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, टू सम एक्सटेंड फ़र्क पड़ा है, ओवरऑल बिजनेस में फ़र्क पड़ा है। इतनी सब बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ में सिनेमाज़ है, वो अगर खाली जाए तो वो बड़ी प्रॉपर्टी को मेंटेन करना ही बहुत डिफ़िकल्ट है। कोई अगर सिंगल स्क्रीन भी अगर कहीं पर भी बंद हो रहा है, सुनने में आता है, तो ऐसा लग रहा है नहीं थिएटर बंद नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है। फिर वो नाटक का हो या फिल्म का हो, थिएटर बंद होता है तो अंदर से हिल जाते हैं। तो वहाँ जब सुनने में आता है कि कुछ यहाँ पे थिएटर बंद हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। पर डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन है, वो एक्सेप्ट भी करना ही होता है, उसे भी पॉजिटिवली लेना है। हमें भी वो कुछ सिखा कर ही जाएगा। और सिर्फ मैं ओटीटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह से भी एआई का भी जो चलन है, वो आने से अभी कितना चेंज होगा, अभी तो हमने शुरुआत देखी है। वो कहाँ तक जाएगा हमें पता नहीं है।
पर हमें उसको एक्सेप्ट करना है, हमें उससे सीखना है और कदम से कदम मिलाकर चलना है। तो ये हमें ये सीखते लेकिन ही रहना है। एआई इज अ ब्लेसिंग और कर्स, दोनों है। दोनों तो है। मैं ये मानूंगा कि अगर हम पॉजिटिवली उसको सीखें और समझें और हमारी क्रिएटिविटी पे भी हावी नहीं होना चाहिए। हम जो क्रिएट करते हैं, हम तो कभी कोई चीज़ का ऐसा हेल्प लेते नहीं थे। हम हमारे एक्सपीरियंस से या हमारे जो हम पढ़ते थे या हमारे संस्कारों से हमारे अंदर जो आता था उससे हम वो रिफ्लेक्ट होता था। तो अब ये एआई ऐसी चीज़ है जिसमें आप कुछ भी डाल दो तो सब कुछ एक नया सब कुछ आ जाता है आपके सामने। तो उसको कितना पॉजिटिवली यूज़ करें और हम हमारी क्रिएटिविटी और हमारी जो इंट्यूशंस हैं उसको भी बरकरार रख कर काम करें। और मैं तो मानता हूँ कि एआई भी जो है वो मतलब सब ऊपर वाला सोच के ही हमें चैलेंजेस देता है। तो वो हमसे कराएगा जो कराना चाहता है। तो इंडस्ट्री में फिर वो दौर आएगा जब बहुत ज़्यादा फिल्मों को सक्सेस मिलेगी। डेफिनेटली आएगा ही आएगा, क्योंकि अब लोगों को भी बाहर आना है। अभी हमें किस तरह का कंटेंट बनाना, उस पे जो है वही है कि किस तरह से ऑडियंस को वापस अंदर लेकर आया। तो सिर्फ सब लोग उतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री जो है उसमें लगी हुई है कि क्या करे ऐसा। और बहुत अच्छी सफलता भी कुछ लोगों को मिली है, कुछ लोग अभी भी जूझ रहे हैं। और पर सबका मोटिव यही है कि अच्छा काम करें। उमेश जी, आप इस सवाल पर क्या कहेंगे? जब फिल्म सफल होती है तो कई बार स्टार्स कहते हैं कि भाई हमारा नाम है, हम स्टार्स है तो फिल्में चलती है। लेकिन जब फिल्म फेल होती है तो कहते हैं कि डायरेक्टर का दोष है बिकॉज ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप। जी। तो क्या कहेंगे इस बारे में? तो ठीक है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? उनको ये मानना है। मैं जब नहीं चलती है तो मैं अपने ऊपर ऐसे ही ले लेता हूँ कि भाई हाँ, कुछ तो भी मुझ में कमियाँ रह गई होंगी। और सफल होती है तो हाँ भाई, आप भी वही महान ही हो। हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन रहा होगा उससे थोड़ा बहुत चला होगा या जो भी है, उसमें कोई बहुत मुझे उतना असर नहीं करता है। हमें लगता है कि हम अपना काम करते हैं, हमें अपना काम जितना आता है, कम भी आता होगा तो कम आता है, पर हम इतना कर पाते हैं। सीख रहे हैं अभी भी। मैं तो अभी भी अपने आप को, डायरेक्टर कोई कहता है तो मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं तो स्टोरी टेलर हूँ। अभी भी मुझे काफ़ी सीखना है। मैं सीखता ही रहता हूँ, तो मुझे मज़ा आता है। तो वो मुझे उतना वो मायने नहीं रखता है अगर कोई स्टार ऐसा कहे कि उनकी वजह से चली। हाँ, तो मैं मानता हूँ डेफिनेटली आपकी वजह से चली है। थैंक यू, मुझे थोड़ी हेल्प हो गई, मेरी फिल्म आपकी वजह से चल गई, तो मुझे और एक मौका मिलेगा एक प्लेटफॉर्म पे काम करने का। तो मैं और कोशिश करूँगा अच्छा काम करने की। स्टारों के पारिश्रमिक बहुत बढ़ गए हैं जो पहले इतने नहीं थे। मतलब अमित जी was number 1 पॉपुलर स्टार in his own time and still he is। यस। लेकिन आज जो भी स्टार है, नए नए स्टार भी करोड़ों में पारिश्रमिक मांगते हैं। तो इनकी वजह से फिल्में ओवर बजट हो जाती है और जितना मुनाफा मिलना चाहिए प्रोड्यूसर को, प्रोडक्शन हाउस को, वो नहीं मिल पाता। तो क्या कुछ ऐसा होना चाहिए या स्टारों का अपना पारिश्रमिक कम करना चाहिए? नहीं, वो करेक्शन जो है वो आया ही है और सब अपने हिसाब से अंदर से समझ भी रहे हैं। ओके। मैं अगर ज़्यादा पैसे मांगता हूँ पर कोई मुझे देता है इसलिए मांगता हूँ ना। इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक, इट्स ऑलवेज डिमांड एंड सप्लाई, इवन इन दोज टाइम्स एंड अभी के टाइम में भी वो ऐसे ही रहता है। मैं कुछ भी मांगू और अगर कोई मुझे दे रहा है तो मैं अपने आप को सच मानूंगा ना कि हाँ, मैंने इतने मांगा और मुझे मिला, तो फिर मैं कहाँ गलत हूँ। पर जो भी आप जो कहते हो कि स्टार्स है, उनको भी ये समझ आ गया है कि इकोनॉमी जो है वो बहुत ही बड़ा रोल अभी प्ले कर रही है, क्योंकि जिस वजह से जितने प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए, जितना काम जिस तरह से बढ़ गया है, तो सबको अपने हिसाब से अंदर से समझ में आ गया है। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आया है। और मैं तो कहूँगा जिनको नहीं समझ में आया है तो वो उनको भी आ ही जाएगा एक दिन समझ में। बिल्कुल बिल्कुल। और उमेश जी, अक्सर सुनने में ये भी आता है कि स्टार्स की डिमांड्स बहुत रहती है। आज ही मैंने पढ़ा कि दीपिका पादुकोण का 50 लोगों का स्टाफ है और ये उनकी जो डिमांड है वो कल्कि के प्रोड्यूसर को नहीं रास आई। सो शी लेफ्ट द फिल्म
एंड दे डू नॉट वांट टू कंटिन्यू फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द कल्कि। तो क्या ये आज भी चल रहा है कि स्टारों की डिमांड्स बहुत होती है, उनका स्टाफ बहुत बड़ा होता है? मोर देन अ डिमांड, आई थिंक उनका एक कंफर्ट जोन रहता है। तो जैसे अभी आमिर साहब का ही कहीं कोमल नाटा जी के एक पॉडकास्ट में आमिर जी ने भी इस चीज़ को लेकर बात उठाई है, ये मुद्दा उठाया है कि आप अपना ऑन्टोराज थोड़ा कम करो ताकि प्रोड्यूसर पे वो जो है वो बर्डन ना हो जाए। तो आई एम श्योर कि मैंने कहा कि सबको ये बात अब समझ में आ रही है कि इतनी चीज़ें एक साथ अगर आप करोगे तो कैसे होगा, ये कैसे आगे चलेगी। कैसे? तो ये दीपिका के बारे में मुझे पता नहीं था, पर उनको भी कहीं ना कहीं सब लोग को काम करना है, सबको अच्छा काम करना है। तो वो सब लोग अपना समझ के करेंगे ही काम। पर ऑफ कोर्स ये जो ज़्यादा ये सब चीज़ें हो गई है, वो चीज़ों का मतलब मैंने या शायद ऐसे कलाकारों के साथ नहीं काम किया जिसमें इतना बड़ा ऑन्टोराज आता होगा, पर बाहर ऐसा होता होगा। पर सबको, जैसे आमिर साहब ने तो बहुत ही ओपनली उस चीज़ को कोमल नाटा जी के शो पर कहा है कि ये सब चीज़ें अगर कंट्रोल में आ जाए तो चीज़ें बहुत आगे बढ़ेगी। और डेफिनेटली ही इज़ सच अ स्टॉलवर्ट एंड सीनियर पर्सन आमिर साहब की। लोग उनकी बात को सुनने के बाद डेफिनेटली वो समझेंगे या खुद के ऊपर वो खर्चा ले लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मीडिया में भी बात आती है वो बढ़ चढ़ के भी कभी कभी बात आती है, कभी इतनी चीज़ हुई नहीं रहती है। उन्होंने शायद 8-10 बोला होगा और 50 का आंकड़ा जाता होगा। इतना मुझे भी लगता है कि कौन क्यों इतनी 50 को, मतलब पूरी फैमिली को एक्सटेंडेड फैमिली आए तो भी 50 नहीं होंगे, तो इतना तो कैसे कोई लोग लेके आएंगे। तो ऐसा होता नहीं है। और शायद बॉम्बे में अगर हो और उनकी कंफर्ट जोन के लिए कोई चीज़ ज़रूरी हो या किसी की हेल्थ को लेकर कोई चीज़ हो तो बात समझ में आ जाता है। कभी नई बच्ची साथ में होती है तो उनका एक रहता है, उनका आपको बच्चे के साथ भी रहना होता है। और बच्चे को अगर आप संभालोगे तो आप मेकअप के साथ और उस सब के साथ कैसे संभालोगे, तो वो सब चीज़ें भी होती है। पर डेफिनेटली वो प्रोड्यूसर के ऊपर बर्डन नहीं जाना चाहिए, वो डेफिनेटली मैं मानता हूँ। और अगर प्रोड्यूसर अग्री करता है कि नहीं, हाँ मुझे आप ही चाहिए एज एन एक्टर, आपका ये भी ऑन्टोराज दैट आई विल हैंडल बट यू कम, देन उनको भी लगता है कि चलो ये हो रहा है तो क्यों नहीं करें, मुझे ऐसा लगता है। पर ऑफ कोर्स ये एक्स्ट्रा बर्डन जो है खर्चे का वो प्रोड्यूसर के ऊपर आता है और इवेंचुअली वो कॉस्ट पे असर तो करता ही है। बिल्कुल। उमेश जी, एक पैट्रियोटिक सॉन्ग के बारे में काफ़ी चर्चा सुनी थी, कुड यू से समथिंग ऑन दैट? पैट्रियोटिक अभी हमारी हीर एक्सप्रेस में ही एक गाना है, लव माई इंडिया, और वो बहुत अच्छा चला है अभी। जी एंड इट्स डूइंग वेरी वेल। और वो आइडिया ही ये था कि ब्रिटिशरों ने हम पे राज किया है और हमारा जो फिल्म है लंदन में बेस्ड है, और वहाँ पे हमारा नाम 15 अगस्त के दिन पे हम लोग कैसे फैलाते हैं, कि हम कैसे हमारा यहाँ का जो फूड है, यहाँ का जो कल्चर है, वहाँ पर हम फैला रहे हैं ताकि लोगों में वो अवेयरनेस हो कि हमारी संस्कृति क्या है। तो उसके ऊपर पूरा गाना है और वो बहुत अच्छा चला है। बिल्कुल, लव माई इंडिया। हाँ, काफ़ी सुना है उसके बारे में। जी। दो चीज़ें जानना चाहूँगी, एक तो आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या है, और दूसरी बात, आपका हाल फिलहाल में लखनऊ जाना हुआ, हाँ। चीफ मिनिस्टर योगी साहब से आपकी मुलाकात हुई, तो क्या उसकी फलश्रुति रही? नहीं, हम तो उनके मतलब थैंक यू कहने ही गए थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हमें वहाँ पे हेल्प की थी लखनऊ में। किसी फिल्म के लिए? हाँ, एक चतुरनारपुरी फिल्म जो है वो लखनऊ में ही शूट हुई है, और उसमें हमने वहाँ का इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, क्लॉक टावर, चौक, राजाजीपुरम, मेट्रो जो उनका जो भी बना है अच्छा सा, मतलब इतना अच्छा बनाया उन्होंने मेट्रो, राजाजीपुरम मेट्रो। और वहाँ की एक सदर पुल के नीचे एक पूरा स्लम एरिया है, वहाँ पर भी हमने हमारा सेट लगाया था। और इतना इजीली, मतलब वहाँ का एक डिश बहुत फेमस है, मक्खन मलाई। अच्छा। तो मतलब हम कहते हैं कि हमारा शूटिंग मक्खन की तरह वहाँ निकल गया। और हमने वहाँ 35 डेज शूट किया, हमें एक भी कोई भी तकलीफ़ नहीं आने दी। तो हम तो थैंक यू कहने ही गए थे कि आपकी वजह से ये पूरा जो है वो इजीली हो पाया।
तो हमने भी उनको कहा कि अगर आप भी वहाँ फिल्म सिटी जब बना रहे हैं वहाँ पे हमारी भी कोई मदद की ज़रूरत हो तो हमें कहिएगा, हम खड़े रहेंगे आपके साथ। बिल्कुल। और नया क्या कर रहे हैं? व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी इंक्लूडिंग योर थिएटर एक्टिविटीज? थिएटर की एक्टिविटीज़ में तो मेरे अभी प्ले चल रहे हैं, टीकू पीकू चीकू, वेलकम जिंदगी बहुत अच्छा प्ले है, सौम्य जोशी ने लिखा है और डायरेक्ट किया है, बहुत ही बढ़िया प्ले है, सबको देखना ही चाहिए। एक माधुरी दीक्षित करके प्ले है, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो गुजराती में और हिंदी में ये प्ले हमारे चल रहे हैं। और फिल्म में मैं मोहम्मद रफ़ी साहब की बायोपिक पे काम कर रहा हूँ। वाओ, यस, अरे वाह। तो उसका तो स्क्रिप्ट मोहम्मद अभी रफी का रोल कौन कर रहे हैं? वही, अभी तो स्क्रिप्ट कंप्लीट हुई है, अभी आई विल स्टार्ट पिचिंग टू एक्टर्स और जैसे जैसे होगा मैं आपको बताऊंगा कि अभी ये है। तो उस पर काम चल रहा है और भी एक दो वेब शोज़ है उस पर काम चल रहा है और 2-3 फिल्म की स्क्रिप्ट भी है जो है। एक गुजरात की बहुत बड़ी एक फोक स्टोरी है, जेसल तोरल, उस पर काम किया है। जय कन्हैया लाल की करके एक स्क्रिप्ट है। तो काफ़ी स्क्रिप्ट्स पे काम किया हुआ है। अब जैसे जैसे अभी फिल्में अभी रिलीज़ हुई है तो थोड़ा 8-10 दिन ब्रेक थोड़ा सा लेकर ब्रेक। वापस उस पर काम शुरू करेंगे। ओके। ऐसा कुछ है मैंने कुछ आपको पूछा ना हो और आपको बताना हो? ऐसा तो वैसा नहीं, हमारा एक प्रोडक्शन हाउस भी है, मैरी गो राउंड स्टूडियोज़, जी। जिसमें हम काफ़ी एड्स बनाते हैं और बाहर के जो भी डायरेक्टर्स हैं, सिर्फ मैं डायरेक्ट करता हूँ ऐसा नहीं है, कोई भी अगर अच्छी स्क्रिप्ट लेकर आता है तो हम वो सुनते हैं, उसको उनको हेल्प करते हैं क्योंकि वो नए होते हैं, उनको एक्टर्स का एक्सेस नहीं होता है, तो हम उनकी मीटिंग करवाते हैं और उनको अगर अच्छा कंटेंट लगे और करते हैं तो हम उनको बढ़ावा भी देते हैं। तो प्रोडक्शन हाउस में फिल्में भी बन रही हैं। तो अभी एक जैसे का कौशल जी वर्सेस कौशल जो जियो पे आई, रिलीज़ हुई, तो बहुत ही अच्छे सेटअप पे सीमा ने डायरेक्ट की, पवेल गुलाटी, ईशात तलवार, शिवा जी थे उसमें, आशुतोष राणा जी थे, विजेंद्र काला, तो बहुत अच्छे से क्यूट सी गुरुशा कपूर थी, तो बहुत अच्छी सी एक फिल्म बनाई और हमें इतना मज़ा आया वो फिल्म बनाने में। और सीमा को एक्टर बेस्ट डायरेक्टर का डेब्यू में एक जगह पर अच्छा अवार्ड भी मिला, तो वो भी बहुत खुशी की बात है। सीमा देसाई? सीमा देसाई, पराग देसाई की वाइफ जी है, जी। तो उन्होंने डायरेक्ट की। तो हम काफ़ी बार की स्क्रिप्ट्स भी सुनते हैं और उनको भी बढ़ावा देते हैं। तो प्रोडक्शन हाउस भी ऐसे चलता रहता है और थिएटर तो चालू ही और चालू रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स रियली वंडरफुल थिंग्स। फ्रेंड्स, आपने उमेश जी की इंटरेस्टिंग बातचीत सुनी होगी। अमित जी के साथ उनके कैसे रहे दोस्ताना ताल्लुकात। हालांकि उम्र में इनका कोई मैच नहीं है, लेकिन जिस तरह से बॉन्डिंग उनकी है। नहीं, वो मुझसे उम्र में छोटे हैं, मैं ऐसा कहूँगा। उनकी एनर्जी ऐसी है ना अच्छा। कि जब आप उनको मिलकर निकलो तो आपको लगता है कि वो हम उनसे उम्र में, वो हम बड़े हैं, हम उम्र में बड़े हैं और वो छोटे हैं। अभी भी उनमें वो एनर्जी और वो है। बिल्कुल। तो हमने कई सारी बातें अमित जी के बारे में सुनी और उनके जन्मदिन पर यकीनन ये इंटरव्यू बड़ा ही दिलचस्प लगेगा आपको। और उमेश जी के आने वाले सफ़र के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच उमेश जी। थैंक यू। लवली टॉकिंग टू यू। सेम है।